पहले बात करते हैं विजय माल्या की गिरफ्तारी की। विजय माल्या को एक्स्ट्राडिशन वारंट पर अरेस्ट कर लिया गया और फिर वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। पर सवाल यह है कि क्या वाकई अब माल्या के हिंदुस्तान लौटने की उम्मीदें बढ़ गई हैं? क्या यह मुमकिन है और इसमें कितना वक्त लग सकता है? देखते हैं इस रिपोर्ट में। 9,000 करोड़ का कर्जदार, सबसे बड़ी धोखाधड़ी का किंग, 400 दिन बाद गिरफ्तार। अब माल्या के हिंदुस्तान लौटने का इंतजार। करीब 13 महीने पहले हिंदुस्तान से लंदन भागने वाले विजय माल्या अब घिरते दिख रहे हैं। मंगलवार की सुबह स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि माल्या खुद सेंट्रल लंदन पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। हालांकि विजय माल्या को कुछ घंटों में ही जमानत मिल गई, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये तो अभी ट्रेलर है और जल्द ही माल्या हिंदुस्तान की अदालत में हाजिर होंगे। जो कार्य पिछली सरकारें करने में असफल रहीं, उसे कर दिखाने में मोदी सरकार और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और संबंधित विभागों ने एक उपलब्धि प्राप्त की है। 9,000 करोड़ माल्या ने देने ही पड़ेंगे। जिस प्रकार से पिछली सरकार ने बैंकों का दिवालियापन निकालकर कुछ उद्योगपतियों को पैसे लुटा दिए थे, हम एक एक पैसा वसूल करेंगे। एनपीए विलफुल डिफॉल्टर के खिलाफ मोदी सरकार कटिबद्ध है। आज माल्या, कल और। लंदन में चंद घंटों की माल्या की गिरफ्तारी ने हिंदुस्तान की सियासत में हलचल पैदा कर दी। मोदी के मंत्री बड़े बड़े दावे करने लगे तो वहीं विपक्ष की जुबान पर अब भी सवालों की झड़ी लगी हुई है। अच्छी खबर है, हमारे देश का पैसा वो यहां से लेकर गए हैं, न्याय होना चाहिए, हमारा पैसा हमें मिलना चाहिए। सरकार उस समय भी कार्रवाई कर रही थी और उस कार्रवाई का आज परिणाम सामने आया। कार्रवाई नहीं करती तो ऐसा थोड़ी परिणाम सामने आता। तो इस कार्रवाई से एक बड़ा संदेश तो ये जा रहा है कि जो भी कोई आदमी सरकार की नीतियां या सरकारी धन का दुरुपयोग करने की सोचेगा या बैंकों के पैसों को लेकर के और उसके बाद बचने की कोशिश करेगा, वो बच नहीं पाएगा। सवाल यही है कि क्या माल्या हिंदुस्तान के बैंकों को लौटाएंगे उनका पैसा? क्या माल्या अदालत की दहलीज पर टेकेंगे घुटने? और क्या मोदी सरकार देश के सबसे बड़े कर्जदार से कर पाएगी पूरी वसूली? कि विजय माल्या अब भी भारतीय जांच एजेंसियों की पकड़ से दूर नहीं है। उनको ब्रिटेन की अदालत को मुतमईन करना होगा कि 9,000 करोड़ के विलफुल डिफॉल्टर विजय माल्या को एक्स्ट्राडिशन करना कानूनन सही है। अब ये मामला अदालती दांव पेच में है, लेकिन विजय माल्या अभी भी भारतीय जांच एजेंसियों के शिकंजे में आ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ धीरेन्द्र पुरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। विजय माल्या को एक्स्ट्राडिशन वारंट पर अरेस्ट किया गया और फिर वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई। पर सवाल यह है कि क्या वाकई अब माल्या के हिंदुस्तान लौटने की उम्मीदें बढ़ गई हैं? क्या कस गया है माल्या पर शिकंजा? क्या अब माल्या का बच पाना नामुमकिन है? क्या अब माल्या को लौटना ही पड़ेगा हिंदुस्तान? ये सवाल अब हर हिंदुस्तानी की जुबान पर है। लंदन में माल्या को एक्स्ट्राडिशन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। दरअसल ईडी, सीबीआई और मोदी सरकार पिछले कई महीनों से माल्या की गिरफ्तारी की कोशिशों में जुटी थी। फरवरी में यूके से माल्या की वापसी के लिए गुजारिश की गई। मार्च में प्रोटोकॉल तोड़कर ब्रिटिश पीएम थेरेसा और वित्त मंत्री अरुण जेटली की मुलाकात हुई। इस दौरान भी माल्या को भारत सौंपने की अपील की गई। ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने हिंदुस्तान की गुजारिश को संजीदगी से लिया और एक्शन शुरू हो गया। लंदन के डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में मामले पर कार्रवाई शुरू हो गई। आज ये पहला कदम हुआ है कि इंटरनेशनल एजेंसी ने रिकॉग्नाइज करके कॉग्निजेंस लेके वहां की कोर्ट में उनको पेश किया। अब आगे हमारी एजेंसी वहां पर संपर्क करेगी और जो आवश्यक होंगे तो दस्तावेज देंगी। वहां के जज को यानी वहां की कोर्ट को अप्रोच किया जाएगा। वहां की कोर्ट फिर इस संबंध में
उसको भारत लाने की परमिशन देगी। बताया जा रहा है कि माल्या खुद ही पुलिस के पास पहुंचे, जहां कानूनन उनकी गिरफ्तारी की गई। सवाल जवाब हुए और फिर माल्या के बॉन्ड भरने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई। माल्या ने ट्वीट किया, हमेशा की तरह भारतीय मीडिया ने हाइप क्रिएट किया। नियमों के मुताबिक अब अदालत में प्रत्यर्पण पर सुनवाई शुरू हुई है। जाहिर है माल्या खुद को आश्वस्त दिखाना चाहते हैं, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान में भी उनकी वापसी को लेकर कई सवाल अब भी बाकी हैं। ये पहला कदम है उनको देश में वापस लाने का, और मैं समझता हूँ उस हद तक ये पहला कदम सफलता से उठाया गया है। मगर इसके बाद भी बहुत से ऐसे कानूनी रास्ते हैं जो विजय माल्या को उपलब्ध हैं। अब देखना ये है कि वो इस एक्स्ट्राडिशन वारंट को लंदन की अदालत में चुनौती देते हैं या नहीं देते, और अगर ऐसा हुआ कि उन्होंने इस वारंट को चुनौती दी तो इसमें कुछ और समय लग सकता है। लंदन की अदालतों में उस तरह की देरी नहीं होती जैसे और जगह होती है। दरअसल भारत यूके के बीच 1992 में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी हुई थी। इसके तहत दोनों देशों के बीच आपराधिक मामलों में आरोपी शख्स को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें सबूत देने और जांच में मदद करने के मकसद से आरोपी की कस्टडी भी शामिल है। So he'll find it very difficult to move out of the United Kingdom with this hanging. I think this is a good positive development, and some stage he will have to come around, sit with his creditors, negotiate and close the deal. It's going to put a great deal of pressure on him to actually see how he can resolve the matter. और बताया जा रहा है कि इसी ट्रीटी के तहत माल्या की वापसी होगी। हालांकि उससे पहले कई तरह के प्रोसेस अभी बाकी हैं। लंदन में भारतीय उच्चायोग भी इस सिलसिले में कागजी कार्रवाई कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। विजय माल्या ने बैंक से करोड़ों का कर्जा लिया और फिर देश से फरार हो गए। विजय माल्या ने 1-2 बैंक नहीं बल्कि दर्जन भर बैंकों से कर्जा लिया और बैंकों ने भी उन्हें आसानी से कर्जा दे दिया और माल्या बैंकों के 9,000 करोड़ के कर्जदार हो गए और फिर फरार हो गए। तो माल्या पर क्या कुछ केस चल रहे हैं, आइए आपको बताते हैं उसके बारे में। कभी दोनों हाथों से दौलत लुटाने वाले विजय माल्या कर्ज के समंदर में डूब चुके हैं। कर्ज के इस जाल से उबरने का उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा तो वतन छोड़ विदेश में जा डूबके। लोगों को आसमान के बीच सैर कराने वाले माल्या के कारोबार की ऐसी क्रैश लैंडिंग हुई कि पूरा साम्राज्य ही बिखर सा गया। किंगफिशर विजय माल्या का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा था। यही वजह है कि बढ़ते घाटे के बावजूद उन्होंने अपनी उड़ानें जारी रखी और कर्ज के बोझ तले दबते गए माल्या। हालांकि उनके करीबी बर्बादी की कई वजहें गिनाते हैं। उनकी अय्याशी और फिजूल खर्ची के कई किस्से कहे और सुने जाते हैं। माना जाता है कि अपनी बर्बादी के वो खुद ही जिम्मेदार हैं। करोड़ों की दौलत लुटाने वाले माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। कई नोटिस के बाद भी माल्या ने बैंकों का कर्ज नहीं चुकाया। 31 जनवरी 2014 तक किंगफिशर एयरलाइंस पर बैंकों का 6,963 करोड़ रुपए का बकाया था। कर्ज के ब्याज के बाद माल्या के ऊपर कुल कर्ज 9,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो चुका है। कानून के सामने ला करके सजा देना चाहिए। इतना ही नहीं है, जैसा बैंक का अपराधी किए हैं उनका प्रॉपर्टी को बेच करके देश को उसका मुआवजा लेना चाहिए। माल्या के लिए मूलधन चुकाना तो दूर, कर्ज का ब्याज देना भी धीरे धीरे मुश्किल होता गया। बैंकों ने दबाव बढ़ाया तो वो टूटने लगे, कंपनी बिखरने लगी। कर्ज वसूली के मामले अदालतों की चौखट तक जा पहुंचे। विजय माल्या देश से बाहर भाग निकले तो पूरे मामले की जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने अदालत में 1000 पेज से ज्यादा की चार्जशीट सौंपी। सीबीआई के मुताबिक किंगफिशर एयरलाइंस ने आईडीबीआई की तरफ से मिले 900 करोड़ रुपए के लोन में से 254 करोड़ रुपए का इस्तेमाल दूसरे मदों में किया। किंगफिशर एयरलाइंस अक्टूबर 2012 में बंद हो गई थी। दिसंबर 2014 में एयरलाइंस का फ्लाइंग परमिट भी रद्द कर दिया गया। हाँ, शुरू में भारत सरकार ने उनको जाने दिया। उसके बाद साल भर तक कोई ऐसा सीरियस एफर्ट नहीं किया कि उनको अरेस्ट कर लिया जाए या उनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए। लेकिन अब अगर हुआ है तो अच्छी बात है और उम्मीद है कि अब भारत सरकार इसको सीरियसली परस्यू करेगी। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने माल्या और उनकी कंपनियों BHL, किंगफिशर, फिनवेस्ट और किंगफिशर एयरलाइन से 11.5% ब्याज हर साल वसूल करने की इजाजत दी। माल्या पर ईडी ने तो आपराधिक साजिश के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।
ईडी के मुताबिक माल्या के इस गोरख धंधे में उनके कई और सहयोगी भी शरीक रहे हैं। बैंकों के कुछ आला अधिकारी भी साठगांठ में शक के दायरे में हैं। माल्या को इस बात का बखूबी एहसास है कि वो बहुत ज्यादा दिनों तक भागे भागे नहीं फिर सकते, इसलिए उन्होंने बैंकों के साथ वन टाइम सेटलमेंट की गुजारिश भी की है। लेकिन माल्या की मौजूदा माली हालत देखकर बैंकों को उन पर जरा भी भरोसा नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। एक वक्त वो भी था जब माल्या की तूती बोला करती थी। भारत के कारोबारी जगत में माल्या एक बड़ी हस्ती हुआ करते थे। उनकी शान और शौकत देखकर लोग दंग रह जाया करते थे। उनकी पार्टीज मशहूर थीं। लेकिन वक्त ने करवट ली और माल्या कैसे अर्श से फर्श पर आ गिरे, देखिए, ये बताती हमारी अगली रिपोर्ट। कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहे जाने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या क्या वक्त के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं? क्या जिस शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत सरकार ने भगोड़ा घोषित कर रखा है, उन पर कानून का शिकंजा बुरी तरह कस चुका है? और सबसे अहम सवाल कि क्या विजय माल्या को हिंदुस्तान के कानूनी तंत्र के आगे सरेंडर करना ही होगा? लंदन में गिरफ्तारी के साथ ही हिंदुस्तान के इस भगोड़े कारोबारी के बुरे दिनों का नया दौर शुरू होता दिख रहा है। माल्या का बुरा दौर साल 2015 के आखिरी महीनों में तब शुरू हुआ जब बैंकों ने रिकवरी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। बैंकों के नोटिस और अदालती कार्रवाई के डर से विजय माल्या रातों रात देश छोड़कर भाग निकले। माल्या पिछले साल 2 मार्च को ही ब्रिटेन भाग गए थे, जबकि इसके कुछ दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को अपने पासपोर्ट के साथ व्यक्तिगत रूप से 30 मार्च 2016 को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। विजय माल्या जिस वक्त कानूनी दांव-पेच में उलझे थे, उस वक्त तक वो राज्यसभा के सांसद भी थे। सियासी गलियारों में शोर मचने लगा। आखिरकार उनको अपनी सांसदी छोड़नी पड़ गई। हालांकि विदेश में रहते हुए माल्या कानूनी तौर पर अपनी आज़ादी की राह खोजते रहे। ब्रिटेन से विजय माल्या को भारत लाया जा सकेगा या नहीं, इसे लेकर भी कई कानूनी पेचीदगियां हैं। मसलन सबसे पहले ब्रिटेन की अदालत में माल्या के आरोपों को आपराधिक श्रेणी में साबित करना होगा। दूसरा, लंदन कोर्ट के न्यायाधीश माल्या के प्रत्यर्पण को मानव अधिकारों की कसौटी पर भी तौलेंगे। तीसरा, अगर जज संतुष्ट हो जाते हैं तो इस मामले को अंतिम निर्णय के लिए विदेश मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। यही नहीं, माल्या के पास फैसलों को ब्रिटेन की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का भी अधिकार होगा। विजय माल्या को भारत लाया जा सकेगा या नहीं, ये तो अभी पूरी तरह तय नहीं, लेकिन उसकी थोड़े ही वक्त के लिए गिरफ्तारी की खबर से किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारी जरूर खुश हैं। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। सबसे ज़्यादा खुशी उस दिन होगी जिस दिन हमें हमारे ड्यूज मिलेंगे, लेकिन उसके लिए ये पहला स्टेप है और हमें खुशी हो रही है कि पहला स्टेप हम एटलीस्ट अचीव कर पाए हैं। अब वेदर वो इंडिया में एक्स्ट्राडाइट होते हैं कि नहीं, वो हमें बाद में पता चलेगा, बट कम से कम इस स्टेप तक तो पहुंचे, तो हमारे लिए बहुत 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 बड़ी विक्ट्री है। माल्या अपनी रईसी और चमक दमक वाली जिंदगी के लिए भी जाने जाते रहे हैं। शराब कारोबार से बेइंतहा पैसा बनाने और कई अन्य कारोबार में हाथ आजमा कर तेजी से उभरने वाले विजय माल्या अब बैड बॉय के रूप में सबके सामने हैं। टीम न्यूज़ नेशन। माल्या की रंगीन दुनिया के अनगिनत फसाने हैं तो जमीन हो या फिर आसमान, वो हमेशा रफ्तार के शौकीन रहे हैं। हालांकि जिस शख्स ने दुनिया को आसमान में उड़ाने की कोशिश की, वो आज खुद कैसे जमीन पर आ गिरा है। लेकिन शराब कारोबारी विजय माल्या उधार में भी कैसे ऐश की जिंदगी जी सकते हैं, देखिए जरा। शराब कारोबारी विजय माल्या कभी दोनों हाथों से दौलत लुटाने के लिए जाने जाते थे। माल्या अपनी ग्लैमरस लाइफस्टाइल और शराब पार्टियों के लिए मशहूर रहे हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अरबों के कर्ज में डूबे माल्या की अय्याशी में कोई अंतर नहीं आया। माल्या मॉडल्स के साथ फोटो खिंचाने के अलावा जेट और महंगी कारों के भी शौकीन रहे हैं। पार्टी लवर विजय माल्या ने गोवा, मुंबई जैसे कई बड़े शहरों में अपने आलीशान ठिकाने बना रखे थे। इन्हीं जगहों पर होने वाली पार्टियों की ग्लैमरस तस्वीरें खूब वायरल हुआ करती थी। माल्या को जब भी वक्त मिलता वो गोवा में सैर सपाटे के लिए पहुंच जाते। गोवा के आलीशान किंगफिशर विला की चहल पहल और रौनक एक दौर में देखते ही बनती थी। विजय माल्या पार्टियों और लेडी लव के लिए भी अक्सर सुर्खियों में रहे। वो कैलेंडर गर्ल्स की वजह से भी लाइमलाइट में रहे। उनकी लाइफस्टाइल की रंगीनियत हैरान करने वाली थी, लेकिन उन्होंने कभी दुनिया की परवाह नहीं की।
बात चाहे उनके हेयर स्टाइल की हो या फिर ड्रेसिंग सेंस की, माल्या हमेशा पार्टियों का अट्रैक्शन बने रहे, क्योंकि हर पार्टी से लेकर सोशल गैदरिंग में माल्या एक नए अवतार में नजर आते थे। लिकर किंग के नाम से मशहूर विजय माल्या की कहानी पूरी तरह फिल्मी लगती है। माल्या को शराब का बिजनेस पिता विट्ठल माल्या से विरासत में मिला था। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थानों से लोगों को चुना और इस शराब उद्योग को एक कॉरपोरेट रूप दिया। लेकिन जितनी तेजी से वो आगे बढ़े, उतनी ही जल्दी उनका ये साम्राज्य धराशायी हो गया। टीम न्यूज़ नेशन। यूपी में अवैध बूचड़खानों पर योगी सरकार की तालाबंदी से दादरी में एक शादी को लेकर पेंच फंस गया है। परिवार मीट की दावत के लिए अफसरों के चक्कर काटने को मजबूर हो गया है। आखिर क्या है ये पूरी खबर और क्यों हो रही है इस परिवार की शादी में मीट की किल्लत? देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। यूपी में अवैध बूचड़खानों पर योगी सरकार सख्त हुई तो तमाम दुकानों में खुद ब खुद तालाबंदी हो गई। लेकिन इस बीच दादरी में एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया, क्योंकि यह बात निकाह के लिए दिए जाने वाली दावत पर बन गई। दादरी में रहने वाले मोहम्मद अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहते थे, लेकिन मीट परोसने को लेकर उनके भीतर डर समा गया और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी से मदद की गुहार लगा दी। के बाद में फिर मुझे पता लगी कि पुलिस रोकथाम कर रही है। मैं थाने भागा। थाने में कई दिन लगा था, चक्कर लगाए हैं, तो इंस्पेक्टर ने सबने मना कर दी, गोश्त नहीं बनेगा। अच्छा। फिर मैं कल सुबह भागा, अंदर मैं खूब कहता सुनता रहा, कोई किसी ने पुकार नहीं सुनी, कहती मीट बनाने नहीं है। क्या थी इस डर की वजह और सच क्या है, ये जानने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम दादरी पहुंची। दावत हो रही थी और नॉनवेज भी परोसा जा रहा था। हमने घर वालों से सवाल किया कि जब नॉनवेज बनाया गया है तो फिर बखेड़ा किस बात का। नज़र मोहम्मद जी की बेटी के निकाह में दावत में क्या परोसा जाए, इसे लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन हुई। हमारे साथ लड़की के मामा मौजूद हैं, नूर मोहम्मद जी। नूर जी, पूरा मामला क्या हुआ? आपको किसने ऐसा कहा कि आप मांस परोस नहीं सकते हैं? एक पुलिस वाले ने मुझसे बोला था कि आप मतलब मीट नहीं बना सकते, सब्जी बनाओ, दाल बनाओ, पर मीट नहीं पकड़ दूंगा। ऐसे कहेगा पका दे, पकड़ के ले आऊँगा, उठा लाऊंगा वहाँ से। आप थाने में गए थे या चौकी में गए थे? थाने गया था जी मैं, थाने गया था मैं। सिपाही था, एसएचओ था, कौन था जिसने आपसे बदतमीजी की और जिसने आपको ऐसा कहा कि आप परोस नहीं सकते? वो वर्दी में नहीं थे जी। वर्दी में नहीं थे? हाँ। तो वर्दी में नहीं थे तो इस चीज़ का क्या पता है कि वो सिपाही था? सिपाही तो थाने अपने कमरे में गए, कमरे में पहुँचे हैं वो, फिर उनके कमरे में बढ़ा हूँ मैं, तो वहाँ वर्दी टंगी हुई थी उनकी, वो कपड़ा धो रहे थे। दरअसल दावा है कि कम नॉनवेज बनाने की मजबूरी से शादी की महफिल फीकी रह गई। दूल्हे और बारातियों को भी इसका मलाल है। दोस्त अहबाब जो मेरे दोस्त थे खास वो सब मुझे छोड़ने पड़े। दोस्त थे, काफ़ी बाराती भी थे, इसी वजह से कुछ आदमी ही ला पाए हम। उधर अफसरों का कहना है कि पुलिस को बेवजह बदनाम किया जा रहा है। ऐसा ही लगता है, अनावश्यक रूप से तोल दिया जा रहा है। ना तो किसी सिपाही का नाम बता पा रहे हैं, ना कोई परमिशन दिखा पा रहे हैं, और ये जो है जो कुछ भी चल रहा है बिल्कुल गलत है। खुद दादरी एसडीएम ने लड़की के घर वालों से बात की, उन्हें तसल्ली दी और जांच भी हो रही है। हर्षा चंदवानी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। यूपी के मैनपुरी में दबंगों ने पुलिस थाने के भीतर घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया और फिर उसकी जमकर पिटाई की। पूरा विवाद दरअसल प्रॉपर्टी को लेकर हुआ था, जिसमें दोनों पक्ष की महिलाएं पुलिस थाने में शिकायत लेकर आईं। इसी दौरान वारदात हुई। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस चौकी पर भारी मात्रा में पीएससी तैनात कर दी गई। पुलिस थाने के भीतर हंगामा हो रहा है, लोग एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं। पुलिस के जवान भी बीच बचाव करते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, एक शख्स जमीन पर पड़ा है और दूसरा शख्स कितनी बेरहमी से उसे पीट रहा है। जो हाथ आया उसी से पिटाई कर रहा है। ये तस्वीरें यूपी के मैनपुरी की हैं, जहां जमीन विवाद के चलते एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बदमाशों ने उसे पुलिस थाने के भीतर घुसकर गोली मारी और पुलिस तमाशबीन बनी रही। दरअसल पुलिस चौकी के सामने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को लेकर 2 गुटों में विवाद चल रहा था। इसी वजह से दोनों पक्षों की महिलाएं शिकायत करने के लिए पुलिस चौकी पहुंची थी, लेकिन वहां दोनों के बीच बहस और कहासुनी होने लगी। विवाद इतना बढ़ गया कि झगड़े की नौबत आ गई। इसी बीच कुछ लोग पुलिस चौकी में घुसे और एक महिला पर फायरिंग कर दी, जिसमें महिला की मौत हो गई। वारदात के बाद एक आरोपी को दूसरे पक्ष के लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस वालों के सामने ही उसकी जमकर पिटाई की। कुछ
विवाद आपस में बताया गया है, जिसको लेके इनमें ये घटना हुई थी और उसका मुलजिम भी पकड़ लिया है और असला भी, आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है, जिससे उसके इंजरी आई है। पुलिस चौकी के भीतर हुई इस वारदात के बाद पुलिस भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि पुलिस चौकी के भीतर हत्या के बाद भी काफी देर तक हंगामा होता रहा, लेकिन पुलिस एक्शन लेने की बजाय तमाशा देखती रही। टीम न्यूज़ नेशन।